तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस किया था। अब जो दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर का पीएच एंड सॉल्ट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर बिगनिंग आवर कंटेंट, फर्स्ट वी विल रिकैप ऑल द रिएक्शंस विच वी हैव रेड इन आवर लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम वन बाय वन रिएक्शन लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से फिर न्यू रिएक्शंस 5 ही हैं, उस 5 रिएक्शन को गिन लेंगे, लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी PYQ करना रहेगा। तो चलो पहला रिएक्शन क्या है हमारा, Zn प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट यूज होगा, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन Zn प्लस एल्कली के साथ यानी NaOH, क्या बनेगा भाई, सबको मालूम है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। देखो यानी एक्टिव मेटल के साथ एसिड भी रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोजन गैस, एक्टिव मेटल के साथ एल्कली भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तीसरा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, क्या बनेगा, 2 कर दो भाई, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये गैस है। चौथा रिएक्शन क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 प्लस HCl, क्या बनेगा भाई, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट ये रिएक्शन था कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट था, टेस्ट ऑफ CO2 है ये, टेस्ट ऑफ CO2। क्या होता है टेस्ट ऑफ CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं यानी CaOH होल ट्वाइस, ये है स्लैग्ड लाइम, SLAKD स्लैग्ड लाइम, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों मिल्की हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की कलर है। ठीक है, और मिल्की कलर को में अगर ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे यानी CaCO3 प्लस H2O जो बना है प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे, इसमें और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो इनसॉल्युबल होता है, और इसी वजह से जो वाइट कलर है डिसअपियर्स, वाइट कलर डिसअपियर्स। पूछ सकता है कि टेस्ट ऑफ CO2 क्या है, तो तुम बता देना 2 स्टेप का रिएक्शन लिख के। ठीक है, इसके बाद कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट भी प्रोड्यूस होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर बाय द वे तुम्हारे हाथ पर कभी एसिड गिर जाए या बेस गिर जाए, ठीक है, तो अगर बेस गिरा तो एसिड मत डालना, एसिड गिरे तो बेस मत डालना। क्यों, ये मत सोचना न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हीट भी तो प्रोड्यूस होगा, इसीलिए कभी भी एसिड या बेस आपके हाथ पे गिर जाए तो आप उसको वाटर से वॉश करो ताकि वो वहाँ से रिमूव हो जाए डाइल्यूट होकर के। ठीक है, चलो ये थोड़ा जनरल नॉलेज था। उसके बाद से रिएक्शन क्या है, मेटालिक ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, इसीलिए ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो प्रोड्यूस क्या होगा, CuCl2 प्लस H2O। बैलेंस करना होगा 2 टाइम्स। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है और ये किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और लास्ट एक रिएक्शन है, जो लास्ट रिएक्शन है मैं ब्लैक थोड़ा ऊपर लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, क्या ब्लैक होता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड होता है, इसका नाम मैंने डिस्कस कर लिया, बस रिकैप कर रहा हूँ। लास्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, NaCl प्लस H2SO4, याद होगा लिटमस पेपर टेस्ट वाला मैं बता रहा था, NaCl प्लस H2SO4 टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा भाई, NaHSO4 प्लस HCl। ये HCl ड्राई HCl गैस होगा, तो अगर लिटमस पेपर लगाओगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू से रेड नहीं होगा, लेकिन अगर वही लिटमस को तुम वाटर में डिप करके तब लाओगे इस गैस के पास तो ब्लू से वो रेड हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना रिएक्शन गिन लो जरा, 1 2 3 4 5, मैं इसको एक ही रिएक्शन मानता हूँ दोनों को मिला के, 6 7 8 रिएक्शन ये हो गया। अब देखो जो 5 नए रिएक्शन तुमको पढ़ने वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, जो इस पार्ट में हम लोग को डिस्कस करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो सॉल्ट से रिलेटेड जो है 5 रिएक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आने वाला क्वेश्चन है भाई, ये जरूर पढ़ लेना, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। अभी मैं इसको डिटेल भी बना दे रहा हूँ। देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, इसका फिगर भी बना देता हूँ, इसलिए कंफर्म क्वेश्चन है भाई, आएगा ये। देखो ये नोड है, प्लस से जुड़ा है और ये माइनस से जुड़ा रहेगा, इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ठीक है, देखो भाई इस प्रोसेस में क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन पास किया जाता है, यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन पास किया जाएगा, NaCl प्लस वाटर,
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यानी वाटर में नमक ज़्यादा होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलोगे, NaCl की बात मैं कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा सा मिला दोगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलोगे। तो यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन पास करते हैं, और यहाँ देखो ये जो है ये एनोड है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है एनोड, और ये क्या हमारा कैथोड है, ठीक है। अब क्या होगा, रिएक्शन पहले देखो क्या होता है, NaCl 2 टाइम्स प्लस 2H2O, फाइनली क्या मिलेगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। देखो भाई फटाफट लिखने आना चाहिए रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन कैसा आयन बनाता है, Cl माइनस N आयन, तो ये कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। हाइड्रोजन कैसा आयन बनाता है, जनरली H प्लस बनाता है, तो ये कैट आयन बनाता है, इसीलिए कैथोड पर मिलेगा आपको ये, और ये NaOH नियर कैथोड मिलेगा। पूछा गया एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सबस्टेंस कहाँ बनेगा। तो ये NaOH यहाँ मिलेगा आपको, NaOH का सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका H2 प्रोड्यूस होगा, H2 गैस, और यहाँ पर आपका Cl2 गैस। याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। साथ ही साथ आप इसका यूजेस जान लो, NaOH का यूजेस देखो, NaOH यूजेस क्या क्या है। पहला यूज है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, दूसरा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, फिर इन डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, इसका यूज है। याद रखना, क्योंकि प्रोडक्ट भी पूछा जाता है, प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है ये भी पूछा जाता है, उसका यूजेस भी पूछा जाता है। Cl2 का यूज देखो, यूजेस पहला मेकिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो जिससे आप देखते हो ना, जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन जो किया जाता है वो PVC कोटिंग होती है, ठीक है। प्लास्टिक जिसको आप जनरली बोलते हो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसके अलावा बहुत सारे आइटम PVC से बनाए जाते हैं, PVC के पाइप भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में Cl2 का यूज होता है। मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर CFCs बनाने में किया जाता है, मेकिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। इसके अलावा इन प्यूरिफाइंग वाटर में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, अगर वाटर में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने का चांस है तो हम लोग क्लोरीन गैस पास करेंगे तो वो उनको ख़त्म कर देगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या क्या यूजेज है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पहला है इन मेकिंग मार्गराइन, देखो बुक्स में भी मिल जाते हैं ये चीज़ें, मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, तुम इसको ध्यान देना बस। मार्गराइन क्या होता है, बटर का अल्टरनेटिव है, वो जो बटर लगाते हैं ना रोटी वगैरह खाते समय, उसी में मार्गराइन यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है बटर के जैसा ही वो होता है, देखने में वही होगा, क्वालिटी भी वही होगा, एडिबल है, ऐसा नहीं है कि नॉन एडिबल है। इसके बाद इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड, सॉरी नॉट नाइट्रोजन, वी कैन से अमोनिया बेस्ड, in the making ammonia based fertilizers, क्योंकि देखो तुम्हें मालूम होगा इस हाइड्रोजन का रिएक्शन का एक तरह रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हैबर्स प्रोसेस का रिएक्शन है। इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो ये अमोनिया बन जाता है और इस अमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो तुमको ये रिएक्शन नहीं जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल, हाइड्रोजन जो है फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है, यूज्ड एज फ्यूल, हाइड्रोजन जो है फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। रिसेंट रिसर्च इस पे काम किए जा रहे हैं कि हाइड्रोजन को हम फ्यूल के रूप में यूज़ करें, ठीक है, और कई सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर पूछोगे तो यही क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इसको जरूर पढ़ना, एकदम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ना। अभी चलो रिएक्शन गिनो, कितना हो गया, 8 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 9 हो गए ना। अब 4 और रिएक्शन बता दे रहा हूँ, काम खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है।
तो ये तो तुम लोग रिकैप करे ही होगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब बचा भाई क्या, इसके बाद से दूसरा जो रिएक्शन आपको देखना है ब्लीचिंग पाउडर का देखना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर देखो, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2 है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखो NaOH सॉल्ट नहीं है, ठीक है भाई, सॉल्ट नहीं है। NaOH सॉल्ट नहीं है, NaOH बेस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और किस चीज़ से बनाया जाता है? NaCl। ये सॉल्ट तुमको पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इससे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बनाया जा रहा है इस प्रोसेस से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ब्लीचिंग पाउडर पहले प्रिपरेशन देखो कैसे किया जाता है। CaOH होल ट्वाइस, ये जानते हो तुम लोग, स्लैग लाइम होता है, स्लैग लाइम। इसका जब रिएक्शन कराया जाएगा किससे? क्लोरीन से, तो क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? यूजेस इन ब्लीचिंग, इन ब्लीचिंग वूल, लिनेन एंड पेपर पल्प। पेपर इंडस्ट्री लिखो, पल्प तो मत बोलो, पेपर इंडस्ट्री है ना। पेपर कई तरह के हम लोग यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में वुड पल्प से उसको बनाया जाता है, लकड़ी से ही वो बनता है पेपर, ठीक है। तो लकड़ी का कलर ऐसा थोड़ी है कि नीला, हरा, पीला ऐसा होता है। पेपर जब हम लोग बनाते हैं तो पहले उससे जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वुड से, उसका ब्लीचिंग किया जाता है, उसके रंग को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद जब पेपर बन जाता है तो उसके बाद जैसा डिजायर्ड कलर होगा वो कलर उस पर डेवलप कर दिया जाता है। तो सबसे पहला काम है उसके कलर को गायब करना है, मतलब ब्लीच करना है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, इन प्यूरिफाइंग वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा कंपाउंड हो गया जो कि हम लोग देख लिए। अब तीसरा जो है वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा है, उसी से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग सोडा हम पहले देखेंगे। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? फिर से देखो ये NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेकिंग सोडा उसी से बनाया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा है भाई, याद रखना एकदम अच्छे से। बेकिंग सोडा NaSCO3 होता है। कैसे बनाया जाता है? देखो वही NaCl ले लो, वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और अमोनिया। कितने रिएक्टेंट है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका रिएक्शन होता है तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 से बनता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H+ देगा जिससे अमोनिया रिएक्ट करेगा, अमोनियम बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और बाकी सॉल्ट बन जाएगा। तो NH4Cl बनेगा प्लस NaHCO3 बनेगा। यही आपका क्या है? बेकिंग सोडा है ये, ठीक है, बेकिंग सोडा है ये, ठीक। यूजेस देखो क्या क्या है इसका। यूजेस, पहला यूज है यूज्ड एज एंटासिड। हमारे स्टमक में जब HCl का ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। HCl एक्स्ट्रा सिक्रीट हो गया तो एसिडिटी हो जाती है। अब इसको ट्रीट करने के लिए, मतलब सही करने के लिए, बेकिंग सोडा का अगर हम सॉल्यूशन जो है इनटेक करते हैं तो बेकिंग सोडा जा करके एक्स्ट्रा HCl के साथ रिएक्ट करता है। कैसे? मान लो NaSCO3 का सॉल्यूशन मैंने इनटेक किया और स्टमक में बहुत सारा एसिड बन गया जिससे H+ प्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, और H2O बन जाएगा और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर, आग बुझाने वाला जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा होता है। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है, NaHCO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, उसमें ये आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो भाई, ये Na ये 2 टाइम्स कर दो, क्या होगा? Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2,
2H2O + 2CO2। इस तरह से रिएक्शन होगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी तुम्हें पता होना चाहिए, यूजेज भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो ये हमारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है। इसके दो यूज देख लिए, एक एंटासिड के रूप में, दूसरा है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, और तीसरा है यूज टू मैन्युफैक्चर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर याद रखना भाई, बेकिंग सोडा नहीं बोल रहा हूँ, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस इडिबल एसिड। इडिबल एसिड, इडिबल एसिड जैसे एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। देखो भाई, बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा अलग है। एग्जाम में पूछा जाता है, बेकिंग सोडा पूछा जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर पूछा जाएगा तो बेकिंग सोडा तो उसमें रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ थोड़े अमाउंट में इडिबल एसिड रहेगा उसमें, जैसे टार्टरिक एसिड। अब इसको मिलाने से क्या होता है, तो मुझे ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा कर फिर बता रहा हूँ आपको। चलो देखो, देखो बेकिंग सोडा से बनता है बेकिंग पाउडर। कैसे? NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड मिला दोगे तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ये कहलाता है बेकिंग पाउडर, और यही यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। कैसे यूज होता है? वही सेम रिएक्शन है भाई। NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड का H+ क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। अब टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला तुम्हारे लेवल पे जानना जरूरी नहीं है, इसलिए उसको अभी नहीं लिखा जा रहा है। प्लस H2O प्लस CO2, और ये CO2 जो होता है ना, गैस के रूप में स्केप आउट होता है। अब मान लो एक सिंपल रोटी तुम बनाते हो तो उसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ही हीट मिलता है। लेकिन जब हम लोग बेकिंग करते हैं उसका, यानी बेकरी इंडस्ट्री में उसी चीज़ को प्रोसेस किया जाता है, तो ये चीज़ उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो जब हीट किया जाएगा तो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो वो पोर्स बना देगा। इसी वजह से जो पावरोटी जो होता है वो काफ़ी मोटा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एयर ट्रैप है, ठीक है। तो इसी तरह से बेकरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो सबस्टेंस है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिस्पी आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट जान लो, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्रिस्पी। ये वर्ड याद रखना, क्रिस्पी आइटम्स। पकौड़ी वकौड़ी बनाते समय मीठा सोडा उसमें डाला जाता है। मीठा सोडा का मतलब बेकिंग सोडा है वो, ठीक है, ताकि वो क्रंची हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा टेस्ट में, ठीक। तो इसका यूज़ क्या होता है? एक बार एग्जाम में पूछा था कि एक सबस्टेंस है जो क्रिस्पी आइटम बनाने में यूज़ किया जाता है, और उसको जब हीट किया जाता है तो एक दूसरा सबस्टेंस बनता है, ठीक। तो क्रिस्पी आइटम बनाने में क्या यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। याद रखना, बेकिंग सोडा क्या फॉर्मूला है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका नेक्स्ट यूज है इफेक्ट ऑफ हीट के रूप में हम समझा दे रहे हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, यहीं से आपका दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो इफेक्ट ऑफ हीट क्या पड़ेगा? अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दें, हीट कर दें तो बनेगा क्या? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट। अब कोई पूछे कि बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर देंगे क्या बनेगा, तो आंसर है सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा को जब हीट करोगे तो बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अब यहाँ से अगला सॉल्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, जिसको नोट की ज़रूरत होगी ना, नोट्स तुम बना सकते हो, मैं तो बोल ही देता हूँ। अगर फिर भी अगर तुम्हें ज़रूरत है, किसी को लगता है कि मुझे PDF की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, यू कैन राइट अ मैसेज टू मी, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। मेरा मतलब ही यही है पढ़ाने का कि तुम बेस्ट परफॉर्म करो, और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या है? पढ़ना ज़रूरी है, लिखना भी उतना ही ज़रूरी है, इवन लिखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और जल्दी लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो लिखना ही है ना। तुम कितना भी जानो, अगर लिखोगे नहीं तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा, तो इसलिए लिखना भी ज़रूरी है ना।
नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कई बार बच्चे ये लिख देते हैं, ये नहीं है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यानी नाम अगर हम बोलेंगे तो लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला। और बनता कैसे है तो आप यही रिएक्शन लिखोगे प्रिपरेशन में, 2NaHCO3, इसको हीट करें, क्या बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और फिर Na2CO3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में 10 वाटर मॉलिक्यूल को अपने से जोड़ लेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब इसका यूजेज जान लो क्या क्या है। पहला यूज है यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, ठीक है ना, ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास के लिए, ठीक है ना। दूसरा है यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स। अब बोरेक्स के बारे में अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट यू कैन सर्च इट ओवर इंटरनेट, ठीक है ना, बट अभी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। तीसरा इसका यूज़ किया वॉशिंग सोडा इन मेकिंग डिटर्जेंट्स, इन मेकिंग डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब यही मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा सॉल्ट है जिसको क्रिस्पी सबस्टेंस बनाने में यूज किया जाता है, उसको हीट किया जाता है तो एक दूसरा चीज बनता है जो वाटर एब्जॉर्ब करके एक नया सॉल्ट बना देता है, उस नया सॉल्ट का नाम क्या है। तो बात समझ लो क्या है, वॉशिंग सोडा ही तो है। एक बार ये भी पूछा था कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड होते हैं, इससे अटैच होते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स है, याद रखना इसको, ठीक है। अब लास्ट एक आ गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो मैंने 4 चीज डिस्कस कर दिया। एक क्लोरएल्कली प्रोसेस डिस्कस किया जो सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड है, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा वॉशिंग सोडा, और लास्ट में आ रहा है क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो हड्डी वगैरह टूटा होगा किसी का तो उसको तो मालूम ही होगा POP क्या होता है ना। कई बार ना देखोगे तुम मार्केट में, तुम जाओगे ना, लोग ना ऐसे बोलते हैं हमको PUP दे दो। तुम लोग ऐसा मत बोलना, तुम लोग जान रहे हो तो अच्छे से बोलना POP देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल वाले दुकान पे ये बिकता ही है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये हाफ H2O का क्या मतलब है, क्या वाटर को भी हम लोग कट कर सकते हैं क्या कि हाफ मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। तो पूछा गया है कि इसका जो फॉर्मूला है इसको जस्टिफाई करो। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला का मतलब है इट मीन्स 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट combines with 1 molecule ऑफ वाटर, ठीक है ना। 2 CaSO4 एक मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहे हैं, तो एक CaSO4 के हिस्से में कितना आएगा, हाफ। तो ये थ्योरेटिकली लिखा गया है, असल में क्या है, असल में ये है कि CaSO4 का 2 यूनिट है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहा है। तो इसीलिए इसको अगर एक के हिस्से में बंटवारा हो, अगर बाय द वे मान लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो कितना आएगा, हाफ H2 आएगा। तो थ्योरेटिकली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रिपरेशन तो हमें जानना नहीं है, इसका इफेक्ट जानना है कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसे बदलेगा। तो CaSO4 वाटर एब्जॉर्ब करता है कितना मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल, तो चेंज हो जाता है किसमें, जिप्सम में, CaSO4 इंटू 2H2, ये कहलाता है जिप्सम। अब इसका यूजेज जान लो क्या है। एक तो प्लास्टरिंग ऑफ बोन्स, प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स के प्लास्टरिंग में यूज होता है पहला। दूसरा इन मेकिंग टॉयज बनाने के लिए यूज होता है। तीसरा इन स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस, स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस, कहीं पर गड्ढे वगैरह होते हैं तो उसको भर करके बराबर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है पूरे चैप्टर का, क्योंकि देखो यहाँ से क्लोरएल्कली प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम आना ही चाहिए हम लोग को, ठीक है। आई होप जो है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा साथ में पढ़ाते समय, अगर नोट नहीं किए होंगे तो भाई देख लो, लिख लो, ठीक है।
जहाँ ज़रूरत पड़ता है वीडियो को पॉज करो और उसके बाद से नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं जो लेसन पढ़ा रहा हूँ 20 से 25 मिनट में लेसन पढ़ा रहा हूँ, और 20 से 25 मिनट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम बार बार रिकैप कर पाओ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थियरी पढ़ा रहे हैं कि बहुत परेशान हो तुम, और ये कंटेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इसको बनाया गया है, तो तुमको बहुत ही बेनिफिट होगा ये, ठीक है। तो चलो मैं अब छोटे मोटे चीज़ जो बच गया रहे हैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ कि पीएच की वैल्यू कुछ कुछ याद रखना चाहिए, कुछ कुछ पीएच की वैल्यू याद रख लो, ठीक है। मिटाता हूँ इसको मैं। देखो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। जर्मन वर्ड है पी, पोटेंज, जर्मन वर्ड है पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर, तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। इससे ज़्यादा तुम्हें इसके बारे में नहीं जानना है। देखो पीएच की बात कर लें तो 0 से लेकर के 14 तक इसकी रेंज होती है। कई बार पूछा गया कि पीएच का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है भाई। 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक। और 7 जो होता है वो किसका वैल्यू है, न्यूट्रल का है। इधर जितना बढ़ोगे तुम, इधर से इधर जितना बढ़ोगे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। और इधर जितना बढ़ोगे कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यानी जितना कम होगा पीएच का वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज़्यादा होगा 7 से उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे 14 जो पीएच है इसका एग्जाम्पल है NaOH, ठीक है। और ये 1.2 जो होता है, 1.2 इज द वैल्यू ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, तो उसका पीएच 1.2 होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो 2.2 जो होता है लेमन जूस का होता है। 2.2 इज द पीएच ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस का है ये वैल्यू, ठीक है। 7.4 ब्लड का पीएच होता है, ठीक है। 10 पीएच 10 जो होता है मिल्क मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH होल ट्वाइस का होता है, ठीक है। और क्या बता दें और जान लो छोटा मोटा। देखो ट्रांसपेरेंट एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट जो दिखेगा उसका पीएच होता है, पीएच का वैल्यू 4.0 पीएच होगा इसका। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड का, जो टोमेटो है, टोमेटो की बात मैं कर रहा हूँ, टोमेटो में जो ऑक्जेलिक एसिड है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसका 4.3 होता है पीएच। कॉफ़ी का देख लो, कॉफ़ी का वैल्यू जो होता है वो 4.5 होता है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुमको जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे इनका कलर भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कलर से रिलेटेड कह देगा कि एक सबस्टेंस है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ब्लू कलर दे रहा है, तो ब्लू कलर मतलब कौन सा पीएच हुआ, तो ये तुमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर में इधर एकदम ब्लू कलर है, इधर एकदम रेड कलर है, ये ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर लाइट ब्लू होगा, यही होगा। तो भाई देखो अगर ग्रीन है तो न्यूट्रल हो गया, रेड हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ब्लू हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ऐसे कलर का भी याद रखना थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग बेस कलर पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए याद रखना इसको, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, तुम प्रैक्टिकल किए होगे तब तो मालूम ही होगा, ठीक है, क्योंकि साइंस जो है ना प्रैक्टिकल भी चलती है। प्रैक्टिकल अगर किए होगे तो तुमको बिल्कुल याद होगा। अगर बाय द वे नहीं है तो भाई मान लो कि तुमने बोर्ड पे जो देखा वो प्रैक्टिकल किया है, ऐसा मान लो। यही अभी के लिए ऑप्शन तो यही है, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि तुम आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक। एक बात है कि एसिड रेन कब बोला जाता है, देखो रेनफॉल होता है जब, तो वैसे तो इसमें वाटर आना चाहिए, लेकिन बीच में CO2 भी है, तो जाहिर सी बात है कि H2O और CO2 मिलके एक वीक एसिड बना देंगे, क्या, H2CO3। तो जाहिर सी बात है कि रेन वाटर का पीएच जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। जो पीएच होगा रेन वाटर का लेस देन 7 होगा। लेकिन इफ पीएच बिकम्स लेस देन 5.6 तो ऐसे रेन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेन। एसिडिक रेन। अब पूछा जाएगा एसिडिक रेन कब होगा,
व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो 5.6 देन दैट रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। याद रखना इस वैल्यू को भाई, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। अच्छा, टूथ डिके की बात जान लो। टूथ डिके, दांत सड़ने लगते हैं। अभी क्या है, बच्चों में चॉकलेट वगैरह खाने का बहुत आदत है, तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, देखो टूथ डिके की बात कर लो। टूथ डिके कब होता है, दांत कब सड़ते हैं, ठीक है। तो pH का वैल्यू जब 5.5 के कम हो जाएगा बक्कल कैविटी का, यानी कि तुम्हारे दांत जहां पर है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का pH जो है, यानी तुम्हारे माउथ का pH जो है 5.5 से जब कम हो जाएगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे कम होता है, मान लो चॉकलेट वगैरह खाए तुम, दांत के बीच में जाकर चॉकलेट फंस गया। अब बैक्टीरिया तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। मान लो तुम ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ पर चॉकलेट वगैरह चिपका हुआ है। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसका डिसइंटीग्रेशन करेंगे, और डिसइंटीग्रेशन करेंगे तो उससे एसिड प्रोड्यूस होगा, और उसी एसिड से तुम्हारे माउथ का pH जो होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना, जैसे जैसे एसिडिक होते जाएगा pH क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, वो सड़ेगा एक किस्म से कह सकते हो, तो क्या होगा, माउथ का pH एसिडिक होते जाएगा, और जब उसका pH 5.5 से कम हो जाएगा देन द टूथ डिके स्टार्ट। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि टूथ डिके कब स्टार्ट होगा, तो आंसर है व्हेन द pH फॉल्स बिलो 5.5, ठीक है। बाकी और छोटे मोटे वैल्यू तो ऐसे कुछ पूछे नहीं गए हैं, यही सब है मेन। सलाइवा आफ्टर मील पूछा जाता है। सलाइवा बिफोर मील जान लो कितना होता है, खाना खाने से पहले सलाइवा का pH कितना होता है ये जान लो। pH होता है इसका 6.8 से 7.4, और आफ्टर मील क्या हो जाता है, भोजन करने के बाद कितना हो जाता है इसका pH, तो अबाउट 5.8 हो जाता है, ये 5.8 हो जाता है। आफ्टर मील जो वैल्यू है इसकी 5.8 हो जाती है। तो इसीलिए भोजन करने के तुरंत बाद हमारे माउथ का इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ pH से रिलेटेड वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट वैल्यू पूछे जाते हैं या MCQ वगैरह पूछे जाते हैं। अब इसके से रिलेटेड सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, 2 मिनट में मैं इसको बता देता हूँ ताकि आपको ये कंप्लीट हो जाए पूरा। उसके बाद PYQ रहेगा, जिसको 50 PYQ हैं लगभग, उसको मैं 2 पार्ट में 25 करके आपको क्लियर करा दूंगा। देखो तो सॉल्ट की बात कर लो। सॉल्ट्स, तो पहले आप जान लो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स मतलब जिन सॉल्ट्स के चाहे कैटाइनिक पार्ट चाहे एनायनिक पार्ट सेम हो। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सल्फेट्स, सल्फेट सॉल्ट्स। सल्फेट सॉल्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे K2SO4 हो गया, CaSO4 हो गया, ZnSO4 हो गया, सबके में SO4 मिल रहा है, तो इनको हम लोग सल्फेट सॉल्ट बोलेंगे। मैंने बोल दिया सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट किसको बोलोगे, जैसे NaCl है, Na2SO4 है, Na2CO3 है, सब में देखो सोडियम आ रहा है, तो ये सब सोडियम सॉल्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये तो जनरल है, बहुत ही जनरल है, क्यों ही पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखो, अगला टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। लेकिन इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा 1 मिनट का पेशेंस रखो। कोई भी सॉल्ट है, मान लो अगर मैं NaCl लेता हूं जो तुम रोज नमक के रूप में खा रहे हो, तो इसमें 2 पार्ट होता है। देखो, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना, कम्स फ्रॉम बेस से आता है ये, और ये जो पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। याद रखना इतना, बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ भाई, तुरंत तुम बता दोगे। एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कोई भी सॉल्ट दे दे, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया K2SO4, अब मैं पूछूंगा कि इसमें से एसिड वाला पार्ट कौन है, बेस वाला पार्ट कौन है। बहुत आसान है भाई, इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन है, पोटेशियम, तो ये आया है बेस से। नेगेटिव वाला पार्ट कौन है, सल्फेट, तो ये आया है एसिड से। ऐसे मैं पूछ लूँ कि इसमें बताओ कौन सा है, तो सोडियम जो आया है वो कहाँ से आया, बेस से आया। कार्बोनेट जो आया वो किससे आया, एसिड से आया। इतनी बात मैं समझा रहा था इसमें। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट अब मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। तो चलो देखो, एसिड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वैसे बेस भी 2 हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, और उसी के बेसिस पे तुमको सॉल्ट समझ लेना है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तुमको एग्जाम में कि pH कितना होगा, तुरंत बता दोगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो
हम यहाँ बात कर रहे हैं एसिड और ये बेस की बात कर रहे हैं। तो एसिड मैंने दो टाइप लगा दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ऐसे में बेस का बना दूं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एग्जाम्पल देख लो फटाफट। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल HCl हो गया, H2SO4 हो गया। वीक एसिड का एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हो गया। जो तुम्हें पढ़ना है वही तुम जानो। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH हो गया, KOH हो गया। वीक बेस में क्या हो गया, NH4OH हो गया। अब सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट कितने टाइप के होंगे? तो सॉल्ट जो होंगे 4 तरह के होंगे सॉल्ट्स। पहला हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तीसरा हो जाएगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। और चौथा हो जाएगा वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। 4 कैटेगरी होते हैं सॉल्ट के, यानी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। यानी एसिड 2 टाइप के हैं, बेस 2 टाइप के हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा। देखो मैं तुरंत तुमको तैयार करा दे रहा हूँ। मान लो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। एक रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ, इससे क्लियर होगा तुमको। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट तो नहीं लूंगा मैं, 10 सेकंड ले रहा हूँ तुम्हारा। देखो कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड क्या है HCl, बेस क्या है NaOH, रिएक्ट किया क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो तुमको यही देखना है। मैंने क्या बोला है, H और OH मिलके देखो, जैसे मैंने NaOH ले लिया और HCl ले लिया, तो H और OH मिलके वाटर बन जाएगा। Na का वैलेंसी 1 होता है, Cl का वैलेंसी 1, तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल NaCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ऐसे H2SO4 और NaOH में बनाओ, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। क्या फॉर्मूला होगा भाई, इधर 2 आ गया इधर 1, क्या होगा Na2SO4। तुमको पता कर लेना भाई, अगर कोई पूछे कि इसमें कौन कौन एसिड कौन कौन बेस है इसमें, तो बेस होगा NaOH, एसिड होगा HCl। सोडियम सल्फेट बेस होगा NaOH, एसिड होगा H2SO4। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में आ जाओ। वीक बेस ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है मान लो, तो H और OH निकालो, क्या बचा, इसका NH4 बचा और इसका Cl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी, तो क्या बना इसका एग्जाम्पल NH4Cl। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है NH4 होल ट्वाइस SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। अब देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड तुम्हारा एसिटिक एसिड है, इसका H, ये वाला H आयनाइजेबल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े भी हो गया, नहीं तो फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा ही। H है और इसका OH निकालो, H और OH निकल गया, क्या बनेगा सोडियम एसिटेट। देखो सोडियम एसिटेट आ गया, तो एसिटेट वाला जो पार्ट है एसिटिक एसिड का है, तो वीक एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर। अब वीक एसिड वीक बेस ये है, वीक एसिड और वीक बेस ये है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका CH3CONH4, अमोनियम एसिटेट। इसको अमोनियम एसिटेट बोलेंगे। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इसका पीएच बताओ क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो बहुत ईजी है भाई, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच होगा 7, मतलब ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, तो बेस वीक हो गया तो ये एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा, मतलब पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा। ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, एसिड है वीक, तो ये बेसिक होगा, यानी ये बेसिक होगा क्योंकि बेस का दबदबा है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच क्या होगा मोर देन 7 होगा। अब ये तुमसे पूछा नहीं जाता है क्योंकि वीक है, ये भी वीक है, कौन कितना वीक है ये कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसकी पीएच की वैल्यू पूछी नहीं जाएगी, लेकिन तुम ऐसे लिख सकते हो लेस देन 7 और पीएच इज मोर देन 7। तुमसे इसी 3 कैटेगरी में खेला जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, यही 3 कैटेगरी में। एक क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो एकदम इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब करोगे तभी तो यार केयर कर पाओगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से, बिना क्वेश्चन नहीं। इसलिए क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये टाइम है क्वेश्चन करने का, जितना तुम क्वेश्चन कर लिए उतना नंबर को पकड़ लिए अपने हाथ में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, खाली तुमको बता देना है भाई। तुम अगर मुझसे पहले बता दो तो बहुत अच्छी बात है। एक टेबल दिया हुआ है,
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम खाली मैच कर देना है। लिखा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा दिया है कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तीसरा दिया है सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट अगर नहीं लिखा है मैंने तो नाइट्रिक एसिड जान लो, यही होता है HNO3। H निकाल दोगे तो जो आयन बनेगा NO3 माइनस को ही बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ठीक है। HCl प्लस NaOH। दूसरा है HCl प्लस NH4OH। तीसरा है नाइट्रिक एसिड प्लस NaOH, नाइट्रिक एसिड प्लस NaOH। चौथा है H2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। पूछा जा रहा है कि कौन कौन एसिड बेस से बना है। बहुत इजी भाई, अमोनियम क्लोराइड किससे बना होगा? अमोनियम होगा बेस में और एसिड में Cl होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर आया होगा बेस से, यानी ये होगा आंसर, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आया है बेस से, क्लोराइड आया है HCl से, यानी इसका ऑप्शन ये होगा। और लास्ट सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम आया है बेस से NaOH से और नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट आया, यानी ये हो गया। यही पूछा था इसमें नीचे ऑप्शन बना करके कि कौन सा सॉल्ट कौन से एसिड बेस से बना हुआ है, ठीक है। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू एसिड एंड बेस and the second part belongs to pH and salts. The very important topic in this chapter is chloralkali process. You must have clear knowledge about that process because it is very certain, and other topics are just very from other topic you will get questions which will be based on MCQ or match the following or simple fill in the blanks. So first prepare all important topics and write all the reaction. There are only 14 reactions and you must write that reaction in very लेस इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब जितना फास्ट कर लो, झोंक के पढ़ो यार, एकदम झोंक के, ठीक है। जितना कम टाइम है उतना ही बेहतर काम करोगे तुम। तो चलो फिर अब PYQ हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू।